हेलो गाइस, माय नेम इज़ सिद्धार्थ और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट रेंटिंग अ बाइक फ्रॉम करोल बाग। तो वैसे तो ये वीडियो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी देख रहे होंगे, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ पे जो बाइक रेंटिंग की मार्केट है वो करोल बाग है मेरे नियरेस्ट। और ये काफ़ी फेमस मार्केट है जहाँ पे आपको बाइक की एक्सेसरीज़ से लेकर रेंटिंग से लेके सेकेंड हैंड बाइक्स आप बाई कर सकते हो। इवन न्यू बाइक्स भी आप बाई कर सकते हो और बाइक की जो एक्सेसरीज़ हैं, आपके गियर्स हैं, सब कुछ यहाँ पे मिलती है। तो पूरी मार्केट है, हब है, लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। इवन पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी बाइक को मॉडिफाई कराने के लिए। तो आप अगर बाइक रेंटिंग के बारे में सर्च करोगे तो आपको करोल बाग की काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें कोई एक इंसान होगा जो जाएगा वहाँ पे और उसकी पहले से जान पहचान होती है और वो प्रमोट करने के लिए उन बाइक डीलर्स के पास जाता है, उनसे सारा प्रोसेस बता देता है आपको कि क्या रेंट है और सब कुछ। ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा है और आप जब मर्जी जाओ आपको ही बाइक रेंट कर लेनी चाहिए। बट एक्चुअल में मैंने एक बाइक रेंट करी थी, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने बाइक क्यों रेंट करी थी। मेरे पास है एवेंजर 220, तो उसका सेटिंग पोस्चर है क्रूज़र वाला। तो इसमें लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में मुझे थोड़ा सा बैक एक होता है और इसमें एक ABS का फ़ीचर नहीं है। तो मैंने पास्ट में बाइक राइड्स करी हैं एवेंजर पे, तो मेरा एक मन था कि कुछ मैं एक डिफरेंट बाइक पे ट्रैवल करूं और ये भी नहीं कि मैं उसको ख़रीद ही लूँ पहले। सो आई थॉट कि एक बाइक रेंट करके देखते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ वीडियोस देख ली थी बाई चांस। बाइक रेंटिंग के बारे में थोड़ा प्रोसेस मैंने देखा था कि कैसे होता है, तो ऐसे ही मैंने कुछ वीडियोज़ देखी। उसमें से एक मुझे वीडियो थोड़ी ठीक लगी, जो थी टोनी बाइक सेंटर के बारे में, जो कि करोल बाग में एक फ़ेमस डीलर हैं ऐसे रेंटिंग वगैरह के लिए या बाई करने के लिए भी। बाकी जो वीडियोस थी वो इतनी रिलायबल नहीं लग रही थी। ये थोड़ा सा वीडियो मुझे रिलायबल लगा देख के कि इस यहाँ से थोड़ा रेंट कर सकते हैं। तो फिर मैंने एक बाइक राइड प्लान करी अपने एक फ्रेंड के साथ में, रणथंबोर की, जो आप चैनल पे देख सकते हो। और उसके लिए फिर मैंने बाइक रेंट करने का सोचा और बाइक रेंट भी मैंने सेम डे ही करी। जैसे शाम को निकलना था तो मैं सुबह जाके बाइक रेंट करने के लिए गया। तो एक पहली एडवाइस तो मेरी ये रहेगी कि अगर आपको बाइक रेंट करनी है तो आप सेम डे पे मत जाओ, क्योंकि तब आपके पास टाइम नहीं होगा और तब आप जल्दबाजी में सारे डिसीजंस लोगे। तो आप थोड़ा सा एडवांस में बाइक रेंट करो, एक आध दिन पहले जाके। फिर दूसरी बात ये है कि आपको बाइक रेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप जैसे बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, न्यू बाइक आपको लेने का मन है, तो आप कोशिश करो कि पहले तो आप टेस्ट ड्राइव लो। जो भी बाइक्स आप अपना शॉर्टलिस्ट कर रहे हो कि कौन कौन सी बाइक्स आपको पसंद है या आपकी कैटेगरी में आती हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो, टेस्ट राइड ले लो जाके शोरूम्स पे। तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा। फिर जो आपको फाइनली पसंद आएगी वो बाइक अगर आपको रेंट पे मिलती है तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है कि आप उसको रेंट पे लो, एक दो दिन चलाओ। तो जो टेस्ट राइड है उसमें आपको बहुत अच्छा सा एक एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है, जो कि आपको रेंट करके एक दो दिन चला के मिल जाएगा। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है ऐसे बाइक शॉर्टलिस्ट करने का, फाइनल करने का। तो जब मैं रेंट करने का मैंने प्लान किया तो मेरा मन था एडवेंचर कैटेगरी की बाइक चलाने का मन था, क्योंकि मैंने वो कभी नहीं चलाई थी। तो एडवेंचर कैटेगरी में मैंने देखा तो उनके पास एक हिमालयन थी और एक थी एक्सपल्स, टोनी बाइक सेंटर में पर्टिकुलरली। तो मैंने सोचा कि पहले एक्सपल्स जो है थोड़ी लाइट वेट है, उससे ट्राई करते हैं। अगर वो कुछ समझ में आएगी या फिर एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा रेंटिंग का, तो फिर आगे नेक्स्ट टाइम हिमालयन ट्राई करेंगे। कॉल करके बात करी तो जो वीडियो में एक अंकल थे जो ओनर हैं, उनसे ही मेरी बात हुई पहले तो, और उन्होंने बता दिया कि हमारे पास एक्सपल्स अवेलेबल है और कल आप आके ले सकते हो। तो उन्होंने रिज़र्व कर दी थी। फिर नेक्स्ट डे मैं गया तो वो अंकल नहीं थे, एम्प्लॉई का बंदा था। उसकी एज भी 22-23 साल थी और उसने सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह बताई और उसमें थोड़ा प्राइस डिफरेंस था। तो मैंने उसको बोला कि भाई आपकी वेबसाइट पे तो 800 रुपीज़ मेंशन है। तो उसने कहा कि वो प्रीवियस पुराने रेट्स हैं। फिर उसके बाद सेकंड चीज़ थी कि वो एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अभी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी क्रिटिकल होती है कि आप किसी से एक बाइक ले रहे हो तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन करवाता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब आप इतनी टर्म्स एंड कंडीशन शायद रीड नहीं करोगे, पर मैंने रीड करी थी लेने से पहले वहीं पर ही बैठ के आराम से, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम था और वो जो बाइक थी वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी। मैं थोड़ा जल्दी पहुंच गया था, तो उन्होंने कहा कि रेडी होने में थोड़ा एक आध घंटा लगेगा, टाइम लगेगा। तब तक मैंने डॉक्यूमेंट्स रीड कर लिए थे सारे। तो बाइक रेंटिंग में क्या होता है कि कमर्शियली बाइक रेंट होती है और एक होती है दूसरे तरीके से, इलीगल तरीके से। तो ये थोड़ा इलीगल तरीका था बाइक रेंटिंग का। जो कमर्शियल तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आप एक कमर्शियल बाइक को रेंट करते हो तो उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होती है और उसमें क्लॉज में यही होता है कि आपने बाइक रेंट करी है। बट उसमें क्या होता है कि उसका जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो महंगा होता है। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये
एक प्राइवेट व्हीकल को ही रेंट कर रहे हैं, बट एक उसमें लूप होल है कि वो एक तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में ये है कि आप उस बाइक को ख़रीद रहे हो उनसे। उसमें ऐसा नहीं है कि आप रेंट कर रहे हो। उस डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ये है कि आपने बाइक ख़रीद ली है उनसे, तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देते हैं आपको, और उस डॉक्यूमेंट्स के चार्ज लेते हैं 150 रुपीज़। तो ये रेंटल बाइक्स में जो इंश्योरेंस आता है वो सिर्फ थर्ड पार्टी होता है, तो उसमें ओन डैमेज कवर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर बाइक को कुछ डैमेज हुआ तो आप इंश्योरेंस से क्लेम नहीं ले सकते, इसलिए वो सस्ता भी होता है, तो उनको सस्ता पड़ता है एक तो। और दूसरा क्या है कि उनको हेडेक नहीं है, उनको तो अगर कुछ डैमेज हुआ तो वो आपसे पे करवाएंगे, ना कि वो इंश्योरेंस के प्रोसेस में फंसेंगे। तो ये आपको बता भी देते हैं वैसे वो, बट आपको पता भी होना चाहिए कि ये ओन डैमेज कवर और थर्ड पार्टी कवर में क्या डिफरेंस होता है इंश्योरेंस में। तो अब बाइक लेके आप कहीं भी अभी जा सकते हो, और वहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये बाइक जो है ये रेंटेड है। आप बोलोगे कि ये मैंने बाइक ख़रीद ली। आपको पुलिस वगैरह अगर कहीं पे रोकती है तो आपको ये रेंटेड बाइक नहीं बतानी, आपको बतानी है कि बाइक आपने ख़रीद ली है। दूसरा क्लॉज ये है कि अगर ये बाइक कहीं पे डैमेज हो जाती है तो वो डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, या चोरी हो जाती है या टोटल्ड हो जाती है। मान लो ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बाइक बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब रिपेयर नहीं हो सकती, तो आपको जो मार्केट प्राइस है बाइक का वो उनको पे करना पड़ेगा। मान लीजिए वो बाइक है 2 लाख रुपए की, अब वो बाइक अगर ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल एक्सीडेंट में, तो आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे उनको। ये क्लॉज है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में। तो इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन से वो अपने आप को बिल्कुल सेफ गार्ड कर लेते हैं कि इन केस अगर पुलिस पकड़ती है या कोई एक्सीडेंट होता है, कोर्ट केस होता है, तो उनको उसमें कोई लेना देना नहीं है, और उनकी कोई सरदर्दी नहीं होगी फ्यूचर में। और अगर बाइक चोरी हो जाती है या क्रैश हो जाती है बिल्कुल ही, तो वो सब कुछ उनका सेफ़ है, मतलब उनको कोई इशू नहीं आएगा। तो ये तो होगी डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब दूसरी बात आती है कि जब वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो उसमें बड़े अच्छे से बताया था कि आपको बाइक बहुत अच्छी कंडीशन में देंगे। हर बाइक जो होती है वो डिलीवर करने से पहले उसकी पूरी सर्विसिंग होती है, और कुछ 100-200 किलोमीटर तक भी आपको अगर कुछ इशू आता है तो वहाँ पे वो मैकेनिक भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे। बट वो मुझे थोड़ा सा फीका लगा वादे, क्योंकि जब उन्होंने बाइक दी तो बाइक बहुत ज़्यादा डेंटेड थी, बहुत एक्सीडेंट्स हो रखे थे, ऐसा लग रहा था उस बाइक के, बिल्कुल ही मतलब मेंटेन नहीं थी। क्लच प्लेट्स में ऐसा लग रहा था कुछ इशू है कि क्लच प्लेट्स जस्ट वेयर आउट हो चुकी हैं और बस लास्ट स्टेज पे ही है। बट जैसे मैंने बताया कि मुझे सेम डे निकलना था और कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने रेंट कर मतलब ले ली, चला ली। चलाने के बाद थोड़ा समझ में आया, बट मैंने फिर कहा कि देखा जाएगा, तो मैं चल दिया। और एक चीज़ वो और प्रॉमिस करते हैं कि आपको जब बाइक वो देंगे उस टाइम पे एक पूरा उसका चेकअप करके देंगे, आपको चेकअप करा के देंगे सब कुछ कि सब कुछ सही है बाइक में। पर ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने सीधा बाइक दी कि आप ले जाओ इसको, क्या चेकअप करना, और कुछ इशू आएगा तो बता देना, हम देख लेंगे। और बाइक भी जहाँ से मुझे डिलीवर हुई वो जो पॉइंट था वो अलग था। जो टोनी बाइक सेंटर है वो मेट्रो स्टेशन के पास में है, और वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पे दूसरी लोकेशन पे उन्होंने बाइक डिलीवर करने के लिए मुझे लोकेशन बताई। मैं वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे जाके मैंने बाइक खुद ही चेक करी, सारी जो उसकी वीडियोस वगैरह है वो बनाई। तो अपनी सेफ्टी के लिए आपको भी ऐसे जब बाइक आप डिलीवरी ले रहे हो, वो कह दें आपको चाहे कि आप जैसे भी ले जाओ, हम देख लेंगे, बाद में कुछ इशू आएगा तो वो आपको ब्लेम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे आप हमेशा पूरी वीडियोस वगैरह बना लो, जो भी आपको लग रहा है। जैसे मुझे थोड़ा सा धुआं लगा उसमें कि साइलेंसर जो है धुआं दे रहा है, डेंट स्क्रैचेस थे, तो जो जहाँ पे थे मैंने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी पहले ही। तो ये आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि कल को ये नहीं बोल सकते कि ये जो डेंट स्क्रैचेस है ये आपने मतलब किए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक दिन के लिए आप अगर आप बाइक रेंट करोगे तो आपको 24 आवर्स के लिए मिलेगी, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने आज सुबह मॉर्निंग में बाइक रेंट करी है तो आपको मिलेगी 10-11 बजे, क्योंकि उनका ऑफिस वगैरह खोलते बाइक अरेंज होते 10-11 बज जाते हैं। उसके बाद आपको बाइक जो है अगर शाम को 6-7 बजे तक आप रिटर्न नहीं करते हो तो वो फिर आपका सेम डे रिटर्न नहीं माना जाता। नेक्स्ट डे आप रिटर्न करोगे, आप चाहे सुबह करो चाहे नेक्स्ट डे आप 6-7 बजे तक करो, तो आपको 2 दिन का रेंट पे करना पड़ेगा। तो आपके लिए रेंटिंग मतलब एक बाइक अगर मैं जैसे एक्सपल्स मैंने रेंट करी तो मुझे, या एक दिन के लिए अगर मैं रेंट कर रहा हूँ तो मुझे सेम डे रिटर्न कर दूंगा, तो मुझे 150 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे पेपर वर्क के। उसके बाद मुझे 900 रुपये चार्जेस देने पड़ेंगे उसमें रेंट के। उसके बाद जब आप रिटर्न करोगे तब वो आपसे 150 रुपये चार्जेस लेंगे वॉश के। तो आपको पर डे का रेंट अगर 900 रुपीज़ है तो प्लस 300 रुपीज़ आपको 1200 रुपये में एक दिन के लिए मिलेगी बाइक, जिसमें आप सिर्फ 6-7 घंटे ही बाइक चला सकते हो। 2 दिन का 900 रुपये और ऐड हो जाएगा, तो 1200 में 900 और ऐड होंगे तो 2100 रुपये हो जाएंगे आपके।
अब जो है उन्होंने बाइक देते समय तो बहुत कैजुअली दे दी थी, कोई चेक नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया कि क्या है क्या नहीं है। मैंने बोला भी कि धुआं आ रहा है साइलेंसर में, तो उन्होंने कहा उसमें आता ही है, ये है वो है, कोई बात नहीं। बट जब मैंने बाइक रिटर्न करने के लिए किया था तब वो एक एक चीज़, साउंड भी इंजन का ध्यान से सुन रहे कि भाई इंजन में कुछ इशू तो नहीं है, ये वो हर चीज़ पूछ रहे, डेंट स्क्रैचेस वगैरह चारों तरफ से देख रहे इतने अच्छे से। तो इसलिए अगर आपको कैजुअली दे रहे हैं तो आप कैजुअली ले मत लो, आप उसको अच्छे से उसका वेरिफिकेशन वीडियो वगैरह खुद बना लो। डेंट स्क्रैचेस के लिए भी आपको चार्ज कर सकते हैं, और वो क्या चार्ज करेंगे आपको, वो आपको पता नहीं है। फिर एक और इशू ये है कि जो आप अपनी बाइक चलाते हो, कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो, तो आपको अपनी बाइक के इश्यूज़ पता होते हैं कि आपने टायर कब चेंज किया था, आपके जो क्लच वायर्स हैं, आपके जो क्लच प्लेट्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, इन सब के बारे में आपको पता होता है कि उनकी कितनी लाइफ बची हुई है। और जब आप रेंट करते हो तो आपको जस्ट एक बाइक मिल रही है जो आपको कहीं पे भी धोखा दे सकती है। तो ये एक पॉइंट है, ये सिर्फ इस टोनी बाइक सेंटर को लेके नहीं है या यहाँ पे करोल बाग को लेके नहीं है, एक जनरल पॉइंट है कि ये आपके साथ होता है। तो इसलिए बाइक रेंटिंग थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो कहीं पे वो वेयर आउट होगी तो फिर आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो लद्दाख वगैरह के लिए आप ऐसे अगर बाइक रेंट करके जा रहे हो तो फिर उसके प्रॉपर एक दिन आप इंस्पेक्शन कराओ सारी, एक मैकेनिक पे, जिस पे आपको सारा कुछ पता चल जाए कि ये जो क्लच वायर है और ब्रेक पैड है और आप क्लच प्लेट्स हैं, ये मेन चीज़ें हैं। टायर भी आप देख सकते हो कि टायर की लाइफ कितनी है, और ये सब चीज़ें, किसमें पंक्चर्स कितने हो रखे हैं। पहले कई बारी पंक्चर लगा रखे होते हैं टायर में, तो वो उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। और अगर कोई क्रैश हो जाता है आपकी बाइक को, रेंटेड बाइक को, तो ये फिर ये आपको काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे, परेशान करेंगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो बाइक मैंने रेंट करी थी उसमें जो टॉप बॉक्स रैक था उसमें 4 नट लगे होते हैं। वो नट जब मैंने बाइक ली थी तभी ख़राब थे और वो वाइब्रेशन से बाहर निकल रहे थे बार बार, और मैंने कई बार उनको टाइट किया। इस वजह से मैं राइड पे थोड़ा परेशान हो रहा था, बार बार मुझे रुक के उसको नट को टाइट करना पड़ रहा था। फिर आते समय एक लॉन्ग स्ट्रेच पे मैंने उसको देखा ही नहीं नट को, वो नट गिर गया, उसमें से 3 निकल के गिर गए, एक पे ही टिका हुआ था। फिर मैंने वो एक नट निकाला और उसको जो रैक है उसको निकाल के बैग में रख लिया। बाइक जब वापस करी तो मैंने वो रैक दिया उसको कि भाई इसमें से जो नट थे वो वेयर आउट थे और उनकी थ्रेड्स ख़राब थी और इसलिए वो निकल के गिर गए, और ये प्लेट मैंने रख ली थी अंदर। तो उसमें भी वो चेक कर रहा है कि भाई जो थ्रेड्स हैं वो वेयर आउट है कि नहीं है, मतलब कि उसे लग रहा है कि ये अगर मेरे से हुआ तो उसका ही मुझसे चार्ज कर ले। तो वो इतनी छोटी मेंटालिटी के साथ में चलते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जब आप बाइक वापस करोगे। ये स्क्रू नट तो बहुत छोटी सी चीज़ है, अगर कोई मेजर डैमेज होता है तो उसमें काफ़ी आपको एक्सप्लॉइट करा जा सकता है इसमें। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि बाइक में ऐसा कुछ इशू आया नहीं। मैंने बाइक लॉन्ग मतलब हाईवे पे ही चलाई थी, कहीं पहाड़ों पे नहीं गए थे जहाँ पे क्लच का ज़्यादा यूज़ हो, तो इसलिए बाइक में ज़्यादा कुछ इशू आया नहीं। बाइक ने अच्छा परफॉर्म किया, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा फर्स्ट टाइम एडवेंचर बाइक को चलाने का। और एक जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मुझे समझ में आ गया है प्रोसेस में। जब आप डील करोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आप जब जाते हो वैसे वीडियोस वगैरह देखते हो तो उसमें सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से बिहेव करते सब, बहुत अच्छी अच्छी बातें। बट अगर आप बाइक रेंट करके आसपास ही चला रहे हो, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अगर बाइक ख़रीदनी है तो पहले आप टेस्ट राइड करो 4-5 बाइक्स की जो आप शॉर्टलिस्ट करते हो। उसमें से जो फाइनल आप बाइक करोगे कि जो आपको बाइक लेनी ही है, उसको लेने से पहले आप एक दिन अगर उसको रेंट कर लो, 5-6 घंटे भी चला के आप रिटर्न कर दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं और वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं। तो ओवरऑल रेंटिंग भी एक अच्छा आइडिया है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ में। बाकी आप अपने हिसाब से देखो, गोवा वगैरह चले जाओ, अंडमान चले जाओ, तो वहाँ पे जाके भी स्कूटी वगैरह रेंट करते हो, पर वहाँ पे इतने क्लॉजेस नहीं होता। वो तो इवन कोई आपसे पेपर वर्क भी नहीं करवाते, कुछ नहीं कराते, और सीधा चाबी दे देते हैं और कहते हैं जब आप रिटर्न कर दोगे उस दिन, जितने दिन होंगे उतने दिन का आपको रेंट ले लेते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका होता है। वहाँ पे आरसी वगैरह की कॉपी होती है, यहाँ पे भी आपसे सारी डॉक्यूमेंटेशन ले लेंगे, आपसे एक प्रॉपर ओरिजिनल आईडी कार्ड भी रखवाते हैं। तो मैंने अपना पैन कार्ड दिया था, तो आपसे भी एक ओरिजिनल आईडी कार्ड भी आपको चाहिए होगा सबमिट करने के लिए। बाकी आपका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, आधार की कॉपी, एड्रेस, आईडी, सब कुछ आपसे लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अगर आप रेंट करने जा रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाओ। और बाकी ये है कि करोल बाग में बहुत सारे डीलर्स हैं रेंटिंग के लिए, और बाइक्स भी ऐसा नहीं है कि सबके पास अपनी अपनी है, कॉमन बाइक्स होती हैं। जैसे आप किसी एक डीलर के पास गए, आपने कहा कि मुझे हिमालयन चाहिए, अब उसके पास अगर हिमालयन नहीं है तो वो दूसरे डीलर को कॉन्टैक्ट कर लेगा जिसके पास हिमालयन है, और उसको कुछ पे आउट बीच में दे देगा और आपके लिए बाइक अरेंज कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे नेगोशिएशन का भी काफ़ी स्कोप है बाइक रेंटिंग में।
तो अगर आप जा रहे हो तो सीधा उस रेट पे आप बाइक रेंट मत कर लो जो आपको वो बता रहे हैं। अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हो, कर सकते हो, तो को करना चाहिए। और इसी में से ये पॉइंट निकल के आता है कि जो डीलर आपको जो बाइक प्रोवाइड कर रहा है उसको भी उस बाइक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो बाइक ही किसी और से आपको अरेंज करा के दे रहा होता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें कुछ भी इशू आ जाएगा, जैसे आजकल फ्यूल पंप आ गया, आपका जो पहले कार्बोरेटर होता था अब फ्यूल पंप आ गया, और फ्यूल पंप अगर आप लो फ्यूल पे अगर आप बाइक चला रहे हो तो फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है। अब मान लो बाइक जो है किसी ने बहुत रैश चलाई है या ऐसे कम लो फ्यूल पे चलाई, क्योंकि रेंटेड बाइक पे लोग ज़्यादा पेट्रोल डालते नहीं है क्या, ताकि वो जो बाइक रिटर्न करेंगे तो फिर उसमें ज़्यादा पेट्रोल चलाने जाए, तो लो फ्यूल पे लोग बाइक चलाते हैं। जब मुझे बाइक दी है तब भी वो बहुत लो फ्यूल पे थी, और जब मैंने बाइक रिटर्न करी तो अच्छे खासे फ्यूल पे दी है उतने पे ही। तो वो मुझे कह रहे हैं कि भैया आप लो फ्यूल पे लाया, फ्यूल पंप हमारा डैमेज हो गया होगा, ये बात भी हुई थी। तो मैंने बताया कि इतने ही फ्यूल पे मुझे बाइक जो थी दी थी, तो मैंने भी इतने पे रिटर्न करी है। वो बाई चांस जबकि उससे ज़्यादा ही था, क्योंकि आप उसमें से निकालोगे तो है नहीं कि जो पेट्रोल बच गया बच गया। तो ये भी हो सकता है कि जैसे लो फ्यूल पे फ्यूल पंप ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में अगर आपने बाइक ली है, वो बाइक पहले ही बहुत बेकार कंडीशन में है या फिर ख़राब है, उसको बस जुगाड़ करके उन्होंने फ्यूल पंप चालू कर रखा है, तो वो ऐसे ही वसूलते होंगे लोगों से। क्योंकि ऐसी वीडियोस भी हैं जो लद्दाख में लोग बाइक रेंट करते हैं, बाइक चलाने के बस पेट्रोल पंप तक गए, पेट्रोल भराया, तब तक फिर आप पता चला कि फ्यूल पंप ख़राब हो गया। तो ये जो पार्ट्स हैं, क्लच प्लेट्स वगैरह, ये खुद चेंज नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हो सकता है, ऐसे मैं गलत भी हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये चेंज नहीं करते होंगे, ये बस एक से दूसरे को तीसरे को रेंट करते रहते हैं, और जिस पे वो ख़राब हो गया उसी से पैसे वसूल लेते होंगे उसके। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाइक रेंट नहीं करनी चाहिए, आपको बाइक रेंट करनी चाहिए, बट आप ये सब अगर माइंड में लेके चलोगे कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, और जब आपके साथ ऐसा होगा तो आप इतना ज़्यादा शॉक या डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि आप ये रिस्क को एक्सेप्ट करके जा रहे हो कि भाई आप ये बाइक रेंट कर रहे हो, तो ऐसा इशू हो सकता है। जब आप बाइक ले रहे हो तो ऐसा कुछ इशू आ सकता है, और वो फिर आपको इसके लिए थोड़ा एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर ये पहले से आप इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड हो और फिर भी आप बाइक रेंट करने जा रहे हो, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है टू एक्सेप्ट एंड मैनेज इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सकती थी बाइक रेंटिंग के बारे में, वो सारी याद कर के मैंने शेयर कर दी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस जुलाई का था, अब चल रहा है नवंबर, और काफ़ी टाइम हो गया, बट फिर भी जो जैसे जैसे हुआ था मैंने सब कुछ वैसे वैसे याद करके बताने की कोशिश करी है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।